नमस्कार। आज हम फ्रांस में जो हाल में ये नीडल स्पाइकिंग की घटनाएं हुई हैं, उन पर मिली जानकारी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि 21 जून 2025 को जब फ्रांस में फेस्टे दे ला म्यूजिक चल रहा था, तो पेरिस, मेट्स, टूर्स इन जैसे शहरों में 145 से ज़्यादा लोगों ने और ख़ासकर 14 से 20 साल की युवतियों ने शिकायत की कि उन्हें भीड़ में सुई चुभाई गई। हाँ, और अकेले पेरिस में ही 13 मामले सामने आए हैं। 13 मामले जी सिर्फ पेरिस में? जी। और जो पीड़ित थे उन्होंने बताया कि उन्हें चक्कर आया, मितली हुई, कमजोरी महसूस हुई और फिर उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा। ये तो बहुत ही अजीब और डरावनी बात है। और देखिए, चिंता की बात ये भी है कि इन घटनाओं से ठीक पहले सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकियां भी दी जा रही थी, लड़कियों को निशाना बनाने की। अच्छा, पहले से धमकियां थीं? हाँ, और फ्रांस के गृह मंत्रालय ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया है। और ये पैटर्न, जैसा आपने कहा, कोई बिल्कुल नया नहीं है। 2021-22 में भी फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, वहाँ के नाइट क्लबों में ऐसी घटनाएं हुई थीं। हाँ, मुझे याद है, उस वक्त भी काफी खबरें आई थीं। बिल्कुल, और तब भी ज्यादातर पीड़ित महिलाएं ही थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो इन दस्तावेजों से सामने आ रही है, वो ये है कि अब तक ये साफ ही नहीं हो पाया है कि उन सुइयों में असल में कोई नशीला पदार्थ था भी या नहीं। क्या मतलब? तो फिर ये हमले क्यों? यही तो, इससे इन हमलों के पीछे का जो मकसद है वो और भी ज्यादा रहस्यमय और सच कहूं तो डरावना हो जाता है। क्या इसका मकसद सिर्फ एक तरह का मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाना है, शारीरिक नुकसान से ज्यादा? ये सवाल स्रोत बार बार उठा रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है कि बिना किसी स्पष्ट मकसद के बस डर फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा हो शायद। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है? सतर्क रहना कितना जरूरी है? हमारे दस्तावेज क्या कहते हैं इस पर? हाँ, देखिए, सतर्कता तो बहुत बहुत जरूरी है। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि भीड़ में अगर कोई अचानक चुभन महसूस हो या कुछ अजीब लगे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। और जैसे दोस्तों के साथ रहना, एक दूसरे पर थोड़ी नजर रखना, ये मददगार हो सकता है। हाँ, ग्रुप में रहना शायद ज्यादा सुरक्षित महसूस कराए। बिल्कुल। और अगर कुछ महसूस होता है तो तुरंत मेडिकल या फिर पुलिस सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाना। अच्छा, वो क्यों? अगर लक्षण हल्के हों तब भी? जी हाँ, तब भी। क्योंकि कुछ दवाएं, जैसे GHB एक उदाहरण है, वो शरीर से बहुत तेजी से निकल जाती हैं। तो अगर टेस्ट तुरंत ना हो तो शायद कुछ पता ही ना चले। समझ गया। तो तत्काल परीक्षण जरूरी है। हाँ, और तुरंत रिपोर्ट करने से एक और फायदा है, जैसे CCTV फुटेज या दूसरे सबूत, वो इकट्ठा करने में भी मदद मिलती है। तो ये सिर्फ व्यक्ति की अपनी सावधानी का ही मामला नहीं है। आयोजकों, प्रशासन, उनकी भूमिका पर क्या कहती है जानकारी? क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें? बिल्कुल बनती है। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये एक साझा जिम्मेदारी है। आयोजकों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी होगी, मेडिकल सहायता आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, और आजकल के समय में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उस पर भी नजर रखना जरूरी है। सही बात है। लेकिन इन सब तकनीकी उपायों से भी आगे बढ़कर ये घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की भावना का क्या, खासकर महिलाओं के लिए? हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये हमले अचानक होते हैं, चुप कर किए जाते हैं, और जैसा हमने बात की, अक्सर बिना किसी साफ कारण के। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं, ये वाकई सभी के लिए उतने सुरक्षित महसूस होते हैं जब इस तरह के अनदेखे अदृश्य खतरे मौजूद हों? तो अंत में अगर हम सारी जानकारी का एक सार देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। जागरूकता ही बचाव है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है, और अगर किसी के साथ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ होता है तो चुप नहीं रहना चाहिए, मदद लेनी चाहिए और रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। सही कहा। स्रोत जो है वो तात्कालिक सुरक्षा उपायों और जागरूकता पर तो ध्यान केंद्रित करते ही हैं, लेकिन वो हमें एक गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाते हैं। इस तरह के जो अप्रत्याशित और लगभग अदृश्य से हमले हैं, इनका व्यक्तियों और समाज के जो सार्वजनिक स्थानों पर बेफिक्र होकर घूमने फिरने, मेलजोल करने की आजादी है, उस पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर शायद कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है।